हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में जो मिनरल्स वाला टॉपिक चल रहा है उसमें फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो मिनरल्स हैं राजस्थान में जो मिलते हैं उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। और अगर अपन उन चीज़ों को एक्सप्लिसिटली देखें कि कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं तो वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल बेड मीथेन। ये चार चीज़ें हैं जिनको अपन कंसिडर करते हैं राजस्थान के अंदर फॉसिल फ्यूल मिनरल्स के अंडर में। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी अपन 3 सीरीज़ को कवर कर रहे हैं इंग्लिश में आरएएस पॉइंट ऑफ व्यू से, या राजस्थान में जितने भी एग्जाम्स होती हैं उनमें आपको पता होगा। मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ जस्ट कि एक तो अपनी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, हो चुकी है वैसे तो, बस उसका फंडामेंटल्स थोड़ा बहुत होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो चल रहा है। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट सेगमेंट कंप्लीट हो चुका है। मेडिवल वाला पार्ट है वो अब स्टार्टिंग में है, प्रतिहार डायनेस्टी तक कवर हो चुका है वहाँ पे। और तीसरी अपन चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी में आज का ये अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 33। और धीरे धीरे अपन जल्दी से जल्दी ये क्विकली अपन कवर कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राजस्थान ज्योग्राफी में अपन जो चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, वो चीज़ें राजस्थान इकोनॉमी में भी आपके काम आएगी। वो अपन नेक्स्ट जैसे ही सेगमेंट इन तीनों में से जो कवर होगा तो अपन वो पिक करेंगे, तो और चीज़ें मैं रेलेवेंटली आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो और चैनल को प्रोमोट ज़रूर करो। ठीक है, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का डिस्कशन। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि अपन ने इनिशियली फर्स्ट लेक्चर जो देखा मिनरल्स ऑफ राजस्थान के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई कि राजस्थान क्या है। राजस्थान इज़ अ म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, मतलब खनिजों का अजायब घर राजस्थान को बोला जाता है। तो अगर अपन बात करें फ्यूल मिनरल्स की तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी राजस्थान अपने आप में बहुत रिच है। ठीक है, चाहे वो कोल की बात करें, चाहे अपन मिनरल ऑयल की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो इनके भंडार भी यहाँ पे बहुत है, रिजर्व्स बड़े बड़े हैं राजस्थान में अवेलेबल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बुक्स के लिए सजेशन पूछते हैं। देखो, बुक्स के लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि राजस्थान की 4 बुक्स आती है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद में वो हिंदी में है बेशक, पर आप उन चीज़ों को पढ़ लोगे ना तो आपके लिए बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि राजस्थान वाकई में है क्या। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में फिर ये वीडियोस आराम से इजी लगना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें आपके दिमाग में रुकना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी फंस रहे हो, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कम बैक टू द बेसिक्स। अपने को हमेशा बेसिक्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, यूजुअली आप देखते हो डायरेक्ट आपने बुक्स उठाई, स्टैंडर्ड बुक्स उठा के पढ़ाई शुरू कर दी जो बिगनर्स हैं, तो उन बिगनर्स को मेरी तरफ से एक सजेशन है, आप एनसीईआरटीज़ को पढ़ो। बेशक वो हिंदी में अवेलेबल है, हिंदी में पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, बट जो इंग्लिश मटेरियल है वो मैं यहाँ पे अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मार्केट में जो बुक्स आपको मिले तो कोई भी आप परचेज़ करके पढ़ सकते हो, वो कोई इशू नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है तो आप फिर वो कोई भी चीज़ उठा के पढ़ो, कोई मतलब वाली चीज़ नहीं है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो। टेलीग्राम चैनल पर मैंने लिंक डाल दिया है उनका, मतलब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लो आप। ठीक है, और बाकी धीरे धीरे अगर फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे, है ना। राजस्थान में अगर अपन बात करें तो जितने भी मिनरल्स निकलते हैं फ्यूल मिनरल्स, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट है वो किसका है, कोल। कोयला सबसे ज़्यादा इसके भंडार है राजस्थान के अंदर अगर फ्यूल मिनरल्स की बात की जाए। और जो पलाना एक जगह है बीकानेर में, उस पलाना रीजन में ही जो खान है, माइन है, वो लिग्नाइट कोल की सबसे बड़ी माइन है एशिया की। अगर अपन बात करें रिजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर स्टोरेज की बात करें, रिजर्व की बात करें, तो एशिया की लार्जेस्ट लिग्नाइट माइन है वो पलाना बीकानेर है। ठीक है, और ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि राजस्थान में लार्जेस्ट रिजर्व की बात करें अगर फ्यूल मिनरल की तो वो है कोल, और कोल में भी लिग्नाइट की जो माइन है वो एशिया का सबसे बड़ा स्टोरेज वाली माइन कहाँ पर है, पलाना बीकानेर। तो इन 2 चीज़ों से एक चीज़, अगर ये 2 चीज़ें याद हैं और आपको ये थर्ड फैक्ट याद नहीं है कि क्वेश्चन ये आ गया कि राजस्थान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है वो हाईएस्ट किस तरीके से होता है, नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल में भी सोलर या विंड, या फिर ये पूछ ले पेट्रोलियम बेस्ड हो रही है या फिर बायोमास बेस्ड है या थर्मल। तो इसका सिंपल सा आंसर कोल बेस्ड है तो थर्मल एनर्जी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यही अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट है
कि राजस्थान में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 60% जो प्रोडक्शन है वो केवल और केवल थर्मल पावर प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आपने अगर नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाके पढ़ लो आप, वहाँ पे एक बार देख लो। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी के लिए पढ़ाया हुआ है, तो आपके लिए डेफिनेटली वहाँ पे क्लैरिटी आएगी। सेडिमेंट्री रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स क्या होती हैं, सेडिमेंट्री, इग्नस, मेटामॉर्फिक रॉक, ये होती क्या है, इनके बारे में आप देख लो। और थोड़ा मैं ब्रीफ यहाँ पे कर देता हूँ। देखो सेडिमेंट मतलब अवसाद, बहुत सारे छोटे छोटे अवसाद वो हवा से लाए हुए भी हो सकते हैं, मिट्टी के कण, या वो सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये जो होते हैं इनका एक तरीके से फिक्सेशन होने के बाद में लेयर फॉर्म के अंदर चट्टानों में कन्वर्ट होना, रॉक्स में कन्वर्ट होना। तो ये सेडिमेंट्स का फिर रॉक्स में कन्वर्ट होना, वो रॉक्स हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अर्थ की जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। आप समझ सकते हो कितने साल पुरानी है अर्थ, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाकर के आप देख लेना कि अर्थ पे सरफेस पे क्या क्या इवेंट हुए हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो इतनी बड़ी लाइफ में, अर्थ की लाइफ में, अर्थ सरफेस पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ में ये जो फॉर्मेशन है ये भी हुआ है, लेयर्स का बनना, छोटे छोटे, पहले तो एक तरीके से ये पहाड़ हैं, पहाड़ों पर से छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के हुए, फिर वो आकर के पानी या हवा के साथ में आकर के और नीचे सेटल डाउन हो गए। और नीचे सेटल डाउन होने के बाद में जैसे जैसे टाइम बीता और ऊपर से और चीज़ें आके गिरी, तो ये नीचे कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गए, चट्टानों में, रॉक्स में। और इन रॉक्स को बोल दिया गया क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो चट्टानें बनी, ये लेयर्स जो बनी, इन लेयर्स के बीच में क्या हुआ, पृथ्वी धरातल पे उथल पुथल हुई, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जिनकी वजह से अर्थ सरफेस पे जो भी फ्लोरा एंड फोना, जो भी वनस्पति और जीव जंतु थे, वो क्या चले गए, दब गए, धंस गए नीचे, और उनके ऊपर आकर के फिर सेडिमेंट्स और उनके ऊपर आगे जमा हो गए। तो इस तरीके से ये जो फ्लोरा और फोना था, मतलब जो वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनके दबने की वजह से और साथ में वो धीरे धीरे अर्थ के इंटीरियर की तरफ, नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि ऊपर से दबाव भी था। तो अर्थ के इंटीरियर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मतलब अधिक तापमान और अधिक दबाव की वजह से इन चट्टानों के अंदर जो भी मटेरियल दबा, ट्रैप हुआ, ठीक है, दो परतों के बीच में जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी फंसे, डेड बॉडीज जिनकी थी, उनका फिर धीरे धीरे कन्वर्जन होना शुरू हो गया। जो जीव जंतु थे उनसे तो पेट्रोलियम बन गया, और जो वनस्पति थी उनसे बन गया कोयला। ये कार्बोनिफेरस जो एरा आया था, कार्बोनिफेरस पीरियड, उसमें हुई थी एक्टिविटीज़, इसीलिए कार्बोनिफेरस उस पर्टिकुलर टाइम को टर्म दे दी गई है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आप वो चीज़ देख सकते हो। होप आपको समझ में आई होगी ये बात। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं बेसिकली किससे एसोसिएटेड हो गए, आपको समझ में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक्स। और राजस्थान के अंदर अगर अपन सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो आपको वेस्ट राजस्थान, जो कि थार डेजर्ट है, उस वाले रीजन में मिलता है। ये अपन फिजिकल जो डिवीज़न में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वेस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ पर तो अपने को सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं। अरावली रीजन है, वहाँ पर आपको इग्नस रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं। और वैसे ही थोड़ा और आगे आओगे, साउथ ईस्ट जो प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स का ज़्यादा मिलने का चांसेस होता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें जिनको हिंदी में बोलते हैं, वो मिलने के चांसेस होते हैं। नेचुरल गैस जो है ये एसोसिएशन में तो मिलती है पेट्रोलियम, जहाँ आप खुदाई करते हो उसी के आसपास में, बट इसका एक बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि कार्बन एमिशन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, या फिर केवल कार्बन की अपन बात करें, इसका जो एमिशन है अगर बर्न करते हो नेचुरल गैस को, वो बहुत कम होता है। और ये जो कम एमिशन है, इसलिए नेचुरल गैस को क्या बोल दिया जाता है, एनवायरमेंट फ्रेंड। ओके, अब एक एक करके अपन स्टडी करते हैं इन मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले है कोयला। कोयला 4 तरीके का हो सकता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइट जो होता है इसमें कार्बन कंटेंट होता है वो 80 से 90% तक होता है। और ये जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है। कैसा, रूपांतरित चट्टान। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो केवल जम्मू कश्मीर में ही एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोयला इंडिया में बहुत कम या फिर ना के बराबर मिलता है। दूसरा है बिटुमिनस।
बिटुमिनस कोयले के अंदर कार्बन कंटेंट होता है 60 to 80%। ये सेडिमेंट्री रॉक्स से रिलेटेड होता है, और सेडिमेंट्री रॉक्स का ये जो सेगमेंट है बिटुमिनस वाला, ये इंडिया की बात करें तो झारखंड में मिलता है। इसलिए झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का जो पठार है, उस वाले रीजन को रूर बोलते हैं, रूर ऑफ इंडिया। रूर किस लिए फेमस है वर्ल्ड लेवल पे? देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया, जब अपन बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो जर्मनी के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके अंदर बिटुमिनस कोयले का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है। और बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा निकला कहाँ पे? रूर रीजन में। और इस वजह से जर्मनी ने कहीं ना कहीं अपने आप को एडवांस किया। जिस जर्मनी का अपन कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे नाम तक नहीं सुनते थे, वो जर्मनी एकदम से 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी में अपने आप को असर्ट करता है, और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के पीछे कहीं ना कहीं खुद का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेक रखता है। तो आप समझ सकते हो कि बिटुमिनस अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर्स तक का तो बेसिकली अपना कंटेक्स्ट ये है कि झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसको रूर क्षेत्र बोला जाता है, रूर क्षेत्र ऑफ, रूर एरिया ऑफ, रूर रीजन ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बिटुमिनस कोल। ये ध्यान रखना है। थर्ड वन इज लिग्नाइट। 40 to 60% कार्बन कंटेंट होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं उनमें मिलता है ये। और बीकानेर में पलाना जो है वहाँ पर जो खान है वो एशिया की सबसे बड़ी खान है स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका रंग जो होता है वो दिखने में ब्राउन होता है, भूरा कलर होता है, इसलिए इसको ब्राउन कोल भी बोल देते हैं लिग्नाइट को। और राजस्थान के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस पे बेस्ड होंगे? डेफिनेटली लिग्नाइट बेस्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पीट। पीट के अंदर कार्बन कंटेंट होता है अप टू 40, कई बार 50% तक भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाता कार्बन कंटेंट। और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़फुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको, इसका जो प्रोडक्शन होता है या फिर ये जो बनता है पीट कोल, ये बनता है लकड़ी को जलाने के बाद में। और अगर लकड़ी को जलाने के बाद में जो कोयला बना रहे हो आप, तो जला खुद से रहे हो या फिर ऑटोमेटिक विद द टाइम धीरे धीरे वो बर्न हो रहा है, तो 100% बर्निंग या मैक्सिमम बर्निंग नहीं हो पाई उसकी। तो उसमें लिविंग एलिमेंट्स भी होते हैं, लाइव एलिमेंट्स भी होते हैं। तो जब लाइव एलिमेंट होंगे, चाहे वो वाटर वेपर हो, चाहे फिर वुड कंटेंट जो है वो पूरा बर्न आउट नहीं हुआ, बर्न नहीं हुआ हो, फिर आप अगर उसका यूज़ करोगे तो वो क्या ज़्यादा क्रिएट करेगा? स्मोक। और स्मोक अगर ज़्यादा क्रिएट हो रही है और आप उसको इंडस्ट्री में यूज़ करोगे तो उस केस में क्या हो जाता है? फिर वो मशीन्स के चिपकना शुरू कर देता है स्मोक। और मशीन के चिपकने की वजह से फिर वो क्या होती है? मशीनें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, मशीन्स ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि मशीनें ख़राब हो जाती हैं, इस वजह से पीट कोल जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल नहीं है। ये चीज़ अपन ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं कि राजस्थान के अंदर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हैं सबसे ज़्यादा किस पे बेस्ड हैं? वो है लिग्नाइट कोल बेस्ड। अब देखते हैं अपन इम्पोर्टेंट रीजन्स कौन कौन से हैं, कि कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर ये लिग्नाइट कोल है, इसका स्टोरेज या प्रोडक्शन होता है राजस्थान के अंदर। इसकी अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात तो अपन रिपीटेडली देख ही चुके हैं, पलाना जो है एशिया की सबसे बड़ी खान है। ये इसकी बात करें, अगर रिजर्व की बात करें लिग्नाइट की, ठीक है। इसके अलावा केसर देसर, हाड़ला और नापासर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देख लेना, इनके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। यही पूछ ले कि हाँ केसर देसर, हाड़ला और नापासर ये किस मिनरल्स से एसोसिएटेड है, रिलेटेड है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोल। कोल भी कौन सा? लिग्नाइट कोल। ये सारी जो साइट्स हैं जो अपन ने देखी, और बरसिंगसर, ये सारी की सारी हैं बीकानेर में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा बाड़मेर है, बाड़मेर में भी बहुत बड़े एरिया के अंदर कोल डिपॉजिट्स मिले हैं, जैसे गिरल, जालीपा, कपूरड़ी, जोगेश्वर तला, भादका। ठीक है, जो कपूरड़ी है यहाँ पर राजस्थान का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है लिग्नाइट का। स्टोरेज की बात करें, भंडार तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? पलाना में, जो कि एशिया के सबसे ज़्यादा है। तो एशिया का हो गया तो इंडिया का भी हो गया, इंडिया का हो गया तो राजस्थान का भी हो गया। रिजर्व की बात करें, स्टोरेज, जबकि प्रोडक्शन वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ पर होता है? कपूरड़ी माइन में। और इसके अलावा नागौर के मेड़ता में भी, मेड़ता सिटी वाले रीजन में भी, उसके आसपास वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी आपको मिलते हैं लिग्नाइट के डिपॉजिट्स। अब अपन मैप पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये लोकेटेड है।
देखो अरावली का अगर आप देखोगे स्प्रेड तो अपन ने ये देखा था अच्छे से, ऐसा कुछ था। ये है वेस्टर्न राजस्थान। अब इसमें आप देखोगे बाड़मेर, बाड़मेर में कौन कौन सी जगह बताई, गिरल, जालिपा, कपूरड़ी, जोगेश्वर तला और बादका, ये तो हो गए बाड़मेर में। ऐसे ही आप बीकानेर में देखोगे तो बीकानेर वाले रीजन में कौन कौन सी जगहें होगी, पलाना, बड़सिंगसर, केसर देसर, ठीक है, हाड़ला और नापासर, तो ये चले गए बीकानेर में। और ऐसे ही आप देखोगे नागौर में, तो नागौर वाले रीजन में आपको मिलती है मेड़ता वाले रीजन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वेस्टर्न राजस्थान में ही मेनली लिग्नाइट कोयला मिलता है। यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ईस्टर्न राजस्थान में यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लेन एरिया में तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी भी, तो कितना लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अभी सेडिमेंट्स नदियाँ ला करके डिपॉजिट कर रही हैं। अरावली वाले रीजन में इग्नस रॉक्स हैं, इस वाले रीजन की बात करोगे तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, रूपांतरित चट्टानें मिलती हैं। सेकंड जो मिनरल है, अगर अपन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम्स बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन कंटेंट मिलता है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये भी कैसी चट्टानों में मिलते हैं, सेडिमेंट्री चट्टानों में। जीव जंतु जब दब जाते हैं, मतलब इतिहास काल के अंदर जो भी हलचलें हुई हैं पृथ्वी के धरातल पे, मतलब जो भी मोमेंट्स हुए हैं अर्थ सरफेस पे, तो उनकी वजह से वो सबमर्ज हो गए। तो सबमर्जेंस की वजह से फिर बाद में अपर जो लेयर बनती गई, डिपॉजिट्स होती गए, उनकी वजह से फिर वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। तो पेट्रोलियम जो भी फोना था उसकी वजह से वो डेवलप हो पाया सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स का सिस्टम अपन ने देखा कहाँ पर है, वेस्टर्न राजस्थान में। और थार डेजर्ट को स्पेसिफिकली अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। 1954 में फर्स्ट टाइम ONGC, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है इसके अंदर, ठीक है, ONGC ने रिसर्च शुरू की थी, सर्च शुरू की थी क्रूड ऑयल की, राजस्थान के गुड़ामलानी क्षेत्र जो कि बाड़मेर में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी ने कहाँ पर राजस्थान में क्रूड ऑयल की सर्च शुरू की, तो वो थी ONGC 1954 में। और गुड़ामलानी क्षेत्र है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट कुएं भी हैं, अपन आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे, इंपॉर्टेंट कुएं भी हैं जहाँ से ये तेल का एक्सप्लोरेशन होता है। तो बाड़मेर के गुड़ामलानी में सबसे पहले क्रूड ऑयल सर्च शुरू हुई थी। फिर उसके बाद में 1983 में दूसरी एक और कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने भी ज्वाइन किया इस पूरी रेस को। और 1997 में ONGC ने केयर्न इंडिया, ये स्कॉटलैंड बेस्ड एक कंपनी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, स्कॉटलैंड जो है वो ब्रिटेन का पार्ट है। देखो इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड ये तो मिलके बनाते हैं ब्रिटेन। तो कई जगह पे केयर्न इंडिया के लिए ब्रिटिश कंपनी भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ब्रिटिश जो है वो ये 3 कंट्रीज मिलके बनाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ UK, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा देश और आता है, ये आप बताओगे, ठीक है। तो केयर्न इंडिया और ONGC के बीच में एग्रीमेंट हुआ 1997 में। और इन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया वो ये था कि जो ये गुड़ामलानी क्षेत्र है, गुड़ामलानी रीजन बाड़मेर में, जहाँ पे ONGC ने रिसर्च शुरू कर रखी थी, तो वहाँ पे प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, स्पीड अप द प्रोडक्शन, इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट किया। अब अगर इम्पोर्टेंट रीजन्स की बात करें कि कौन कौन से रीजन हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर राजस्थान में पेट्रोलियम्स मिलते हैं, तो 4 बेसिन्स हैं। ये 4 बेसिन, ये एक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एक भी चीज़ को प्लीज़ मिस मत करना। ये जितनी भी चीज़ें मैं दे रहा हूँ बहुत सेग्रीगेटेड है, मैंने अच्छे से इन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया है कि आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। PDF भी मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेल करा रहा हूँ, तो आप कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को बिल्कुल मिस ना करें। और पूरी सीरीज़ अगर कवर कर लोगे तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको बाहर से पढ़ने के लिए बेयरली ज़रूरत पड़े। हाँ, बेसिक्स अगर आपको पढ़ना है तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंपॉर्टेंट रीजन्स की बात करें तो देखो बाड़मेर सांचौर बेसिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिन है जो कि बाड़मेर और जालोर वाले रीजन में स्प्रेडेड है। यहाँ पर जो एक तरीके से एक्सप्लोरेशन हो रहा है क्रूड ऑयल का वो केयर्न इंडिया कर रही है। और ये जो रीजन है ये राजस्थान के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के अंदर हाईएस्ट मतलब लीडिंग रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन RAS प्री 2018 में आया था कि नीचे दिए हुए जितने भी आपको पेयर्स हैं या फिर जो ऑप्शंस हैं इनमें से बताओ
कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन किस बेसिन से होता है, तो वो क्या था, बाड़मेर सांचौर। सांचौर कहाँ पे है, जालोर में। ठीक है, तो बाड़मेर जालोर भी लिखा हुआ मिल जाए तो कोई इश्यू नहीं है, पर ये जो नाम है प्रेवलेंट है, फेमस है, बाड़मेर सांचौर। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जिसमें जैसलमेर तो खुद तो लगभग कंप्लीट है, पर बीकानेर के भी कुछ पार्ट्स इसके अंदर आ जाते हैं जो जैसलमेर बॉर्डर से अटैच्ड हैं। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन या फिर एक्सप्लोरेशन हो रहा है क्रूड ऑयल का, वो कर रही है फोनिक्स ओवरसीज़, ये कंपनी का नाम है। थर्ड है बीकानेर नागौर। बीकानेर नागौर जो बेसिन है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो आप देखो, बीकानेर आता है, खुद नागौर आ गया, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये रीजन भी आता है जहाँ पर एसआर ऑयल एनर्जी कंपनी है, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है। फिर चौथा रीजन जो लेटेस्ट है, नया है, वो है विंध्यन एस्कार्प रीजन, जिसको आप हिंदी में पढ़ोगे विंध्यन कगार क्षेत्र। उस वाले रीजन की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर भी ओएनजीसी के द्वारा एक्सप्लोरेशन के लिए काम किया जा रहा है। साथ में ये कौन कौन से ज़िलों में है, तो हाड़ौती वाले रीजन पहली चीज़ तो, ठीक है, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, ठीक है, और इसके अलावा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये विंध्याचल मतलब एमपी से जिनकी बॉर्डर लगती है वो डिस्ट्रिक्ट्स आ गए। अगर अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर तो राजस्थान के अंदर तो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, बाड़मेर सांचौर वाले रीजन से। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो वो है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई का अगर अपन मैप में बताऊँ आपको तो ये इंडिया है, बॉम्बे अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे अरेबियन सी में यहाँ पर एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इसको बोला जाता है बॉम्बे हाई रीजन। यहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। अब आपको मैं मैप पे बता दूं कि कौन कौन से रीजन में ये फैले हुए हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स की बात होगी, वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट, तो इनको इंटरचेंज करके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। बाड़मेर सांचौर देखो इस वाले बेल्ट के अंदर मिलता है। फिर आप देखोगे जैसलमेर बेसिन में तो ये वाला बेल्ट पूरा चला जाता है, जोधपुर वाला नहीं आता, थोड़ा बहुत भी इस वाले रीजन में आप देखोगे इस तरीके से मिलता है। बीकानेर नागौर वाले के अंदर आप देखोगे तो ये पूरा बेल्ट लगभग ये कवर होता है, इसमें मिलता है। और विंध्यन कगार की अगर अपन बात करें, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, ये वाला रीजन, क्योंकि यहाँ पर विंध्याचल माउंटेन रेंज आ जाती है। इंडियन ज्योग्राफी में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन से रीजन्स में मिलता है। तो पेट्रोलियम तो आप देख रहे हो वेस्टर्न राजस्थान में भी है और ईस्टर्न राजस्थान में भी है, जबकि कोयला केवल वेस्टर्न राजस्थान में था। ये भी स्टेटमेंट वेगली कई बार पूछ ली जाते हैं कि कोयला राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट दोनों में मिलता है और पेट्रोलियम केवल वेस्टर्न पार्ट में मिलता है, तो घुमा दिया ना यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर इंपॉर्टेंट कंपनियों की बात करें जो कि फॉरेन कंपनीज राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस के लिए एक्टिव हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आप नाम देख लो इनके। केएन एनर्जी अपन ने देख लिया, स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड नहीं है यहाँ पे, ये ब्रिटिश होगा। इंग्लैंड तो खुद से एक अलग सेपरेट है स्कॉटलैंड की तरह, ब्रिटिश है। ईएनटी ये इटली की है। बीपीपीएलसी ये ब्रिटिश कंपनी है। ये भी ब्रिकबेक ये मॉरिशस की है। जियो ग्लोबल और जियो पेट्रोल ये कंपनी है, ये बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ वैसे कोई कंट्री है नहीं, ये क्रिकेट के लिए अपन यूज़ करते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो साथ मिल करके फिर बाद में वेस्ट इंडीज़ बनाते हैं। बाकी ये कंट्रीज है सेपरेट, उनमें से एक है बारबाडोस, बट अपने लिए फेमिलियर वर्ड है वेस्ट इंडीज़, इसलिए वेस्ट इंडीज़ लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आपको, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट कंपनीज और भी हैं जो एक्सप्लोरेशन में ऑयल और नेचुरल गैसेस के लिए एक्सप्लोरेशन के लिए काम कर रही हैं राजस्थान में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुएं कि राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट कुएं कौन कौन से हैं जहाँ पर तेल की खुदाई हो रही है, तेल का दोहन हो रहा है। तो बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट डेवलप्ड एरियाज माने गए हैं या फिर इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था मार्स का। मार्स क्या है, मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती, ये इंपॉर्टेंट है। मार्स के बारे में पूछा जाता है कि मार्स क्या है, क्या ये मंगल ग्रह है, क्या ये कोयलों की खाने से संबंधित है, क्या ये एक नई खेती का तरीका है, या फिर ये पेट्रोलियम से रिलेटेड है। समझ रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मार्स क्या है, मंगला, ऐश्वर्या और रागेश्वरी, सरस्वती, ठीक है। दूसरा फिर सेकंड जो एडवांसमेंट हुआ, मतलब एक तरीके से इनका डेवलपमेंट होने के बाद में दूसरा जो एक फेज आया उसमें डेवलप्ड एरिया सेकंड को डेवलप किया गया, जिसमें 2 कुएं डेवलप किए गए, भाग्यम और शक्ति। फिर तीसरा जो हुआ डेवलप्ड एरिया उसके अंदर है कामेश्वरी।
इन तीनों डेवलप्ड एरियाज़ के अलावा भी अगर देखा जाए कि नॉन डेवलप्ड एरिया के अंदर कौन कौन से कुएं हैं, तो विजया और वंदना ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार क्वेश्चन ये आ जाए कि दिए हुए नीचे जो ऑप्शंस हैं इनमें से ये बताओ कि कौन सा डेवलप्ड एरिया में नहीं आता, तो विजया और वंदना डेवलप्ड एरिया के अंदर नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी ऊपर वाले सारे किस में है, डेवलप्ड एरिया में, ठीक है। मार्श हो, इसके अलावा भाग्यम शक्ति और कामेश्वरी वेस्ट, ये सारा। राजस्थान में अगर ऑयल प्रोडक्शन की बात की जाए तो 29 अगस्त 2009 को फर्स्ट टाइम ऑयल प्रोडक्शन हुआ था। कहाँ पे, मंगला में हुआ था सबसे पहले ऑयल प्रोडक्शन। और केयर्न एनर्जी जो कि स्कॉटलैंड की ब्रिटिश कंपनी है, स्कॉटलैंड बेस्ड ब्रिटिश कंपनी है, उन्होंने MBA के बारे में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, अब मंगला देखो इसमें है, ऐश्वर्या इसमें है और भाग्यम डेवलप्ड एरिया सेकंड में है। तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर केयर्न एनर्जी का पार्टिसिपेशन रहा, जिसमें MBA मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या को डेवलप किसने किया, केयर्न एनर्जी ने, ठीक है। और आपको पता है कि अभी तक राजस्थान के अंदर रिफाइनरी स्टैब्लिश नहीं की गई है, तो ये जितना भी तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल एक्सकेवेट होता है, एक्सप्लोर किया जाता है, इसको सप्लाई किया जाता है गुजरात के अंदर रिफाइनरियों में। गुजरात क्या है, कोस्टल रीजन है, वहाँ पर जो भी वेस्टर्न एशिया से जितना भी क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, जैसे कि आपको पता होगा इंडिया अपनी नीड का लगभग 85% क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट की वो केवल 15% ही होती है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। 85% अपन इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट अगर आप कर रहे हो तो गुजरात वाला रीजन जो है वो वेस्टर्न एशिया के बहुत क्लोज है, तो वेस्टर्न एशिया के बिल्कुल क्लोज होने की वजह से गुजरात वाले रीजन में रिफाइनरीज बहुत अच्छे से एडवांसमेंट हुआ, डेवलप्ड हैं वहाँ पे। तो राजस्थान के अंदर भी जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसकी भी रिफाइनिंग कहाँ होती है, गुजरात के अंदर। तो उसके लिए मंगला जो कि बाड़मेर में है, कहाँ पे है, बाड़मेर, गुड्डा मलानी वाले रीजन में, बाड़मेर में है, वहाँ से सलाया करके गुजरात में जगह है, वहाँ तक एक पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई है कि आप मंगला से तेल निकालो और उससे सप्लाई कर दो सलाया गुजरात में, जहाँ पे रिफाइनरी लोकेटेड है। और साथ में ये जो पाइपलाइन आपने स्टैब्लिश की, आप ऐसे स्टैब्लिश करोगे कि जिस तरीके की या जिस क्वालिटी की आपके पास में क्रूड ऑयल मंगला पे अवेलेबल है, वो क्रूड ऑयल वहाँ पे पहुँचे, तभी तो रिफाइनिंग प्रॉपर हो पाएगी। इसलिए आपने क्या किया है, हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन, मतलब ये जो क्रूड ऑयल पाइपलाइन है इसके चारों तरफ हीटिंग का अरेंजमेंट है कि हीट लगातार मेंटेन रहे, कि ये जो कच्चा तेल जो निकल रहा है वो पाइप में एक तरीके से क्या होता है उसको जम न जाए, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हीटेड क्रूड ऑयल पाइपलाइन स्टैब्लिश की गई है, जो सप्लाई करती है क्रूड ऑयल को मंगला जो कि बाड़मेर में है, वहाँ से सलाया गुजरात तक। ये अपने को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान में रिफाइनरी की। जैसे कि आपको पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से मतलब हीटेड डिबेट रहता है, रिफाइनरी इन राजस्थान की गवर्नमेंट अगर बीजेपी की है तो वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस की थी तो उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। तो अल्टीमेटली 2018 के अंदर जनवरी 16 को इसका इनॉग्रेशन हुआ, इसका काम होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन तो ये है कि इससे एनुअल जो प्रोडक्शन है वो लगभग इंडिया का जितना प्रोडक्शन होता है ना उसका लगभग 24% तक ये कवर करेगी, ठीक है। इसके बारे में चलो अब जानने की कोशिश करते हैं। रिफाइनरी जो है राजस्थान में, क्रूड ऑयल रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी, वो इस्टेब्लिश की जा रही है कहाँ पे, पचपदरा बाड़मेर के अंदर, नंबर 1। दूसरी चीज़, जैसे ही ये इस्टेब्लिश फाउंडेशन लगी, इसकी नींव लगी इस रिफाइनरी की, तो ये देश की 26वीं रिफाइनरी हुई। कौन सी, 26th रिफाइनरी। और राजस्थान इस तरीके से देश में 15वां स्टेट बन गया जहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी स्टैब्लिश की गई। जबकि अगर इंडिया की फर्स्ट रिफाइनरी की बात करें तो वो 1901 में ब्रिटिशर्स ने डिगबोई, असम के अंदर स्टैब्लिश की थी। इस रिफाइनरी को स्टैब्लिश करने के लिए HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ। मार्च 14, 2013 को ही एग्रीमेंट हो गया था और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि HPCL के शेयर्स रहेंगे 74%, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट के कितने रहेंगे, 26%। ये अपने को ध्यान रखना है कि कितना शेयर राजस्थान गवर्नमेंट का है और कितना HPCL का है।
पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करने के लिए भी फिर एक एग्रीमेंट और साइन हुआ जो अगस्त 17 2017 को साइन हुआ, और ये रिफाइनरी जो है यहीं पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्टैब्लिश किया जा रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी रिफाइनरी है जहाँ पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ। देखो, एक तो रिफाइनिंग करना, तेल आया, रिफाइन किया, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन, ठीक है, स्पिरिट, इनके अंदर आपने डिवाइड किया और सप्लाई कर दिया, दैट्स इट। और रिमेनिंग जो पार्ट है इसका, जो कचरा जो भी बच रहा है या फिर आप इम्प्योरिटी बोल रहे हो, उसको आपने और सप्लाई कर दिया, फिर और कहीं जा कर के उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अब ऐसा तो हो गया केवल रिफाइनरी का काम। पर यहाँ पर क्या होगा कि क्रूड ऑयल निकला, उस क्रूड ऑयल से जितने भी तेल अलग से निकाल सकते थे, चाहे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और जो भी हैं, वो सारे निकाल लिए। फिर बची हुई जो भी मेटलर्जी है, जो भी पार्ट बच गया है क्रूड ऑयल से, उसका भी आप क्या यूज़ करोगे, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, या फिर आप वेस्लिन, आपने पेट्रोलियम जेली का नाम सुना होगा, वो बनाना। इस तरीके से ये प्रोडक्शन भी इसी क्षेत्र में होगा। तो इस वजह से इसको तो बोल दिया गया पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। और ये वाला पार्ट हो गया रिफाइनरी, और ये एक बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है। इसलिए ये इंडिया की फर्स्ट ऐसी लोकेशन है, ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रिफाइनरी के साथ साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। ये अपने को ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रोडक्शन जो है इस रिफाइनरी का, वो माना गया है 9 MMT, ठीक है। और ये 24% ऑफ टोटल कंट्री की टोटल प्रोडक्शन का लगभग 24% प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस की अगर अपन बात करें तो ये मैंने पहले बता दिया कि ये जब इसको बर्न करते हैं तो कार्बन एमिशन कम होता है, इसलिए इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जैसलमेर बीकानेर वाला रीजन है, जहाँ पर शागड़ सब बेसिन बोला जाता है, वहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्टोरेज है इसका नेचुरल गैस का। और इसके लिए जो काम कर रही है इस नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट्स पे, वो कंपनी का नाम है फोकस एनर्जी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इम्पॉर्टेंट रीजन्स की अगर अपन बात करें तो कौन कौन से रीजन्स हैं, तो देखो, एक तो है रामगढ़, दूसरा है मनहर टिब्बा, तीसरा है तनोट, साधुवाला, डांडेवाला। ये याद रखने ऐसे कैसे। और ये कौन से ज़िले में है? ये तो है जैसलमेर के अंदर। और एक जगह है बागीवाला, वो है बीकानेर में। ये तो हो गया रीजन वाइज। अब रामगढ़ जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज वाला है, तो यहाँ पर एक तरीके से पावर प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया गया फुली राजस्थान का, जिसमें पूरे शेयर किसके हैं? राजस्थान के। तो फर्स्ट नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट वॉज स्टैब्लिश्ड एट रामगढ़, जिसमें राजस्थान के पूरे स्टेक थे। तो राजस्थान का पहला अगर अपन बात करें नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, तो वो था कहाँ पे? रामगढ़ में। पर इंडिया की अगर अपन बात करें तो वो था अंता 12 में। ये ध्यान रखना है। राजस्थान की बात करो तो कहाँ पे? रामगढ़, जैसलमेर के अंदर। जबकि इंडिया की बात करोगे नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, तो वो था अंता 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आप देखोगे यहाँ पर कि रामगढ़ है वो भी जैसलमेर में ही है, ये भी राजस्थान का ही है। जबकि अंता है 12 है, वो भी राजस्थान का ही है। पर मैं एक चीज़ वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि रामगढ़ जो है उसमें पूरे शेयर्स राजस्थान गवर्नमेंट के हैं, जबकि अंता 12 जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में 50-50% की साझेदारी है। इसलिए इसको इंडिया का पहला बोल सकते हैं, पर राजस्थान का तो फुली पहला नहीं बोल सकते ना, क्योंकि एमपी के शेयर्स भी हैं। ये ध्यान रखना अपने को। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये आता है कि राजस्थान में हीलियम रिजर्व्स हैं या नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल है, हीलियम रिजर्व्स हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, अभी जो एडवांस जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनमें हाइड्रोजन सेल, हीलियम बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होंगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर हीलियम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस लेता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से रिलेट करके ये घुमा फिरा के अपने से पूछा जा सकता है। तो हीलियम के जो रिजर्व्स हैं वो गोटारू करके जैसलमेर में एक जगह है, वहाँ पर इसके रिजर्व मिले हैं। बट वो है कि अभी तक प्रोडक्शन अभी इसका कॉमर्शियल बेसिस पे शुरू होना बाकी है, ठीक है। तो हीलियम रिजर्व्स राजस्थान में मिलते हैं, कहाँ पे? गोटारू, जैसलमेर के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर फॉसिल फ्यूल की बात करें राजस्थान में, तो वो है कोल बेड मीथेन। अब देखो, इसमें नाम से ही पता है, कोल बेड, बेड का मतलब क्या हो गया? लेयर्स। वो भी किसकी? कोयले की।
सेडिमेंट्री रॉक्स में तो कोयला मिलता ही है और वो परतों में मिलता है, तो कोल बेड। और इसी कोयले के साथ में अगर आपको मीथेन मिले तो वो क्या हो जाती है, कोल बेड मीथेन। मतलब कोयले के साथ में अगर मीथेन गैस मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, कोल बेड मीथेन। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि कोयला जहाँ पर मिलेगा वहीं पर ये मिलेगी। तो आप देख लो यहाँ पे आप आराम से, मीथेन प्लस कोल, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इंपॉर्टेंट रिजर्व्स कहाँ पे, बीकानेर में सबसे ज़्यादा पलाना की बात अपन ने की, और बाड़मेर के अंदर जो कपूडरी जालीपा ये सारी जो थी खाने वहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल कोयला वहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरीके से, बट इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आज का अपना डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। एक और अपने मिनरल का सेगमेंट पूरा अच्छे से कवर किया है, जिसमें देखा अपन ने कि फॉसिल फ्यूल्स राजस्थान में कौन कौन से मिलते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, रिफाइनरी क्या है, कौन कौन से ज़िलों में ये स्प्रेडेड है, इंडिया में, राजस्थान में फर्स्ट सेकंड, जो भी अपन ने देखा वो सारी डिटेल डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, तो मैं और बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आपको प्योर इंग्लिश के अंदर आरएएस की प्रिपरेशन के लिए या फिर जो भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।